अब कहानी जेल की चार दीवारी से बाहर निकल चुकी है। विशेष निगरानी इकाई यानी SVU को लगता है कि इस कथित घोटाले के कई जवाब अभी बाकी हैं। कौन थे उसके सहयोगी, किन लोगों से उसका संपर्क था और सरकारी सिस्टम में उसकी पहुंच आखिर कहां तक थी? यही वे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। भारत की प्रशासनिक व्यवस्था देश के विकास की रीढ़ मानी जाती है, लेकिन सोचिए अगर उसी व्यवस्था के कुछ हिस्सों में भ्रष्टाचार घर कर जाए तो क्या होगा? एक कमजोर सड़क बनेगी, एक अधूरा पुल बनेगा, एक खराब अस्पताल बनेगा और उसका खामियाजा भुगतेगी जनता। क्या रिशु श्री की पूछताछ से बड़े अधिकारियों के नाम सामने आएंगे? क्या कोई ऐसा नेटवर्क उजागर होगा जो वर्षों से सरकारी व्यवस्था को प्रभावित कर रहा था? क्या जनता को यह पता चल पाएगा कि उसके पैसों का इस्तेमाल किस तरह किया गया? और सबसे अहम, क्या दोषियों तक कानून का हाथ वास्तव में पहुंचेगा? बात बिहार के उस चर्चित टेंडर घोटाले की जिसने सिर्फ सरकारी विभागों को ही नहीं बल्कि पूरे प्रशासनिक सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकारी खजाना, जनता का पैसा, विकास के नाम पर जारी होने वाले करोड़ों के टेंडर और उन टेंडरों के पीछे छिपा है एक ऐसा नेटवर्क जिसकी परतें खुलनी शुरू हुई तो सवाल सिर्फ एक ठेकेदार पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर उठने लगे। क्या बिहार में सरकारी टेंडरों का खेल पहले से तय होता था? क्या कुछ लोग नियमों को अपनी जेब में लेकर घूम रहे थे? क्या अफसरशाही के कुछ हिस्सों में ऐसी साठ गांठ थी जिसने व्यवस्था को खोखला कर दिया? और क्या अब खुलेंगे वे नाम जिनके सामने बड़े बड़े पद भी छोटे पड़ सकते हैं? अब विशेष निगरानी इकाई यानी SVU की रिमांड पर लिया गया मुख्य आरोपी रिशु श्री। सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक ठेकेदार का खेल था या फिर सिस्टम के भीतर बैठी ऐसी ताकतें थीं जो सरकारी खजाने को निजी कमाई का जरिया बना चुकी थी? अगले कुछ मिनटों में हम इसी पूरे मामले की परत दर परत पड़ताल करेंगे। नमस्कार, मैं हूं फिरोज इलियासी और आप सुन रहे हैं ऑपरेशन टेंडर माफिया। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जब शिकंजा पहुंचता है मुख्य आरोपी तक। आखिर कौन है रिशु श्री? बिहार में सरकारी टेंडरों की दुनिया में यह नाम अचानक नहीं उभरा। रिशु श्री उर्फ रंजन सिन्हा, वो व्यक्ति जिसे जांच एजेंसियां इस पूरे कथित टेंडर सिंडिकेट का अहम चेहरा मान रही हैं। SVU ने उसे 28 मई को उसके मीठापुर स्थित आवास से गिरफ्तार किया। इसके बाद वो बेऊर जेल में बंद था, लेकिन अब अदालत की अनुमति के बाद उसे 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। यानी अब जांच एजेंसियों को सीधे उससे सवाल पूछने का मौका मिलेगा। ऐसे सवाल जो शायद बिहार की नौकरशाही के कई चेहरों से नकाब हटा सकते हैं। अब कहानी जेल की चार दीवारी से बाहर निकल चुकी है। विशेष निगरानी इकाई यानी SVU को लगता है कि इस कथित घोटाले के कई जवाब अभी बाकी हैं। कौन थे उसके सहयोगी, किन लोगों से उसका संपर्क था और सरकारी सिस्टम में उसकी पहुंच आखिर कहां तक थी? यही वे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। जांच एजेंसियों की दिलचस्पी सिर्फ रिशु श्री तक सीमित नहीं है। असल सवाल है, क्या सरकारी टेंडरों को पहले से फिक्स किया जाता था? क्या नियमों को दरकिनार कर कुछ चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचाया जाता था? क्या अधिकारियों को कमीशन देकर करोड़ों के ठेके हासिल किए जाते थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक विभाग तक सीमित था या कई विभागों में फैला हुआ नेटवर्क था? सूत्रों के मुताबिक SVU अब यही जानना चाहती है कि रिशु श्री के साथ
कौन कौन लोग जुड़े थे, किन अधिकारियों ने मदद की, किस स्तर पर फैसले प्रभावित हुए और आखिर सरकारी व्यवस्था में किस तरह ये कथित गठजोड़ काम करता था। अब समझते हैं क्या था टेंडर का पूरा खेल। कल्पना कीजिए किसी विभाग को सड़क बनानी है, स्कूल बनाना है, अस्पताल बनाना है या कोई बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट पूरा करना है। नियम कहते हैं सबसे योग्य और पारदर्शी प्रक्रिया से ठेके दिए जाएं, लेकिन जांच एजेंसियों को शक है कि कुछ मामलों में तस्वीर अलग हो सकती थी। आरोप है कि कुछ टेंडरों को कथित तौर पर प्रभावित किया जाता था, कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया जाता था, इसके बदले कथित रूप से मोटी रकम का खेल चलता था। आरोप ये अगर सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं होगा, ये जनता के विश्वास के साथ सबसे बड़ा धोखा होगा। इस मामले में ईडी की एंट्री होते ही पहली बड़ी हलचल सामने आई। इसे समझने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक पे चलते हैं। साल था 2024। ईडी ने नए कई ठिकानों पर छापेमारी की। दस्तावेज मिले, मोबाइल मिले, डिजिटल डिवाइसेस मिले और शुरू हुई एक लंबी जांच। जुलाई से अक्टूबर 2024 तक बयान दर्ज किए गए, पूछताछ हुई, दस्तावेजों का मिलान हुआ और धीरे धीरे जांच का दायरा बढ़ता चला गया। यहीं से पहली बार ये सवाल जोर पकड़ने लगा, क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति का मामला है या फिर इसके पीछे एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। अब सवाल है, क्या ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार का दीमक लग चुका है। भारत की प्रशासनिक व्यवस्था देश के विकास की रीढ़ मानी जाती है, लेकिन सोचिए अगर उसी व्यवस्था के कुछ हिस्सों में भ्रष्टाचार घर कर जाए तो क्या होगा। एक कमजोर सड़क बनेगी, एक अधूरा पुल बनेगा, एक खराब अस्पताल बनेगा और उसका खामियाजा भुगतेगी जनता, क्योंकि भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी कीमत हमेशा आम आदमी चुकाता है। वो किसान जो बेहतर सड़क का इंतजार करता है, वो छात्र जो अच्छे स्कूल की उम्मीद करता है, वो मरीज जो बेहतर अस्पताल चाहता है। और जब विकास का पैसा कथित तौर पर गलत रास्तों में बहने लगे तो सबसे बड़ा नुकसान जनता का होता है। अब यहां सिस्टम के सामने खड़े हैं 10 बड़े सवाल। सवाल नंबर 1, अगर कथित गड़बड़ियां हो रही थी तो निगरानी तंत्र कहां था। सवाल नंबर 2, क्या विभागीय जांच व्यवस्था पूरी तरह नाकाम रही। सवाल नंबर 3, क्या ऑडिट सिस्टम ने कोई चेतावनी नहीं दी। सवाल नंबर 4, क्या कुछ अधिकारियों ने आंखें मूंद रखी थी। सवाल नंबर 5, क्या टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश हुई। सवाल नंबर 6, अगर हुई तो कितने विभाग प्रभावित हुए। सवाल नंबर 7, क्या सिर्फ छोटे खिलाड़ी सामने आएंगे या बड़े चेहरे भी। सवाल नंबर 8, क्या राजनीतिक संरक्षण का कोई एंगल है। सवाल नंबर 9, क्या जांच अंतिम नतीजे तक पहुंचेगी। और सवाल नंबर 10, क्या जनता को सच जानने का मौका मिलेगा। इस पूरे मामले में कानूनी लड़ाई भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 4 सप्ताह तक गिरफ्तारी से रोकने संबंधी अंतरिम राहत दी है और आरोपी को हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करने की छूट दी है। लेकिन एक बात साफ है, जांच बंद नहीं हुई है, सवाल खत्म नहीं हुए हैं और फाइलें अभी बंद नहीं हुई हैं। अब दूसरा बड़ा सवाल है कि जांच में क्या खुलेंगे बड़े राज। क्या ऋषु श्री की पूछताछ से बड़े अधिकारियों के नाम सामने आएंगे। क्या कोई ऐसा नेटवर्क उजागर होगा जो वर्षों से सरकारी व्यवस्था को प्रभावित कर रहा था। क्या जनता को यह पता चल पाएगा कि उसके पैसों का इस्तेमाल किस तरह किया गया
और सबसे अहम, क्या दोषियों तक कानून का हाथ वास्तव में पहुंचेगा? यही वो मोड़ है जहां पूरे बिहार की नजरें एसबीयू की जांच पर टिकी हुई हैं। लेकिन एक बात और भी है, वो ये कि क्या ये मामला भी देश के कई दूसरे चर्चित घोटालों की तरह लंबी कानूनी लड़ाई में उलझ जाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाला समय तो देगा, लेकिन इतना तय है, इस मामले ने बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर बहस छेड़ दी है। अब आप समझिए, भ्रष्टाचार सिर्फ पैसों की चोरी नहीं होती, ये जनता के सपनों की चोरी होती है, ये विकास की चोरी होती है, ये भरोसे की चोरी होती है। और जब सवाल जनता के पैसे का हो तो जवाब भी जनता को मिलना चाहिए। क्या टेंडर घोटाले की जांच बिहार के सिस्टम की असली तस्वीर सामने लाएगी, या फिर कई सवाल हमेशा सवाल ही बने रह जाएंगे? फिलहाल इंतजार कीजिए, क्योंकि ऑपरेशन टेंडर माफिया की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ, फिर करेंगे किसी और विषय की जांच और पड़ताल। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।